पहले उसके अध्यक्ष बने। 1991 में 10वीं लोकसभा के लिए चुने गए। 1996 और 98 में 11वीं 12वीं लोकसभा के लिए चुने गए। साथ ही उनने कई राजनीतिक समितियों में अपनी भागीदारी दी, जैसे कि पर्यावरण और वन मंत्रालय में वो सदस्य रहे, विज्ञान प्रौद्योगिकी समिति में सदस्य रहे, गृह मंत्रालयों की समिति में सदस्य रहे, वित्त संबंधी समिति में सदस्य रहे और नागरिक उड्डयन मंत्रालय की परामर्शदात्री समिति में भी वे एक्टिव रूप से उनने पार्टिसिपेट किया। श्री पटेल 2000 में राज्यसभा के लिए चयनित हुए। 2004 में नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री रहे। 2006 में फिर से राज्यसभा के लिए उन्हें चुना गया और 2009 में उन्हें 15वीं लोकसभा के लिए भी चुन के गोंदिया भंडारा के उनके प्रेमी लोगों ने भेजा। 2011 में श्री पटेल भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम के लिए कैबिनेट मंत्री बनाए गए थे। 2016 में राज्यसभा के लिए उन्हें फिर से चुना गया और ऐसी शख्सियत आज हमारे बीच में है। श्री प्रफुल्ल भाई वर्तमान महामारी के संदर्भ में राजनीतिक परिदृश्य क्या होगा, राजनीतिक मुद्दे क्या होंगे इस बदले हुए कोविड के रिजाइम में, इसके ऊपर वे हमसे चर्चा करेंगे। कुछ प्रफुल्ल भाई को इनामात भी कुछ मिले, जिसमें से प्रमुख उनको सेंटर फॉर एशिया पैसिफिक एविएशन अवार्ड 2005 में मिला था। 2006 में इंडिया टुडे ने प्रफुल्ल जी को नंबर 1 मंत्री का खिताब दिया। 2007 में इकोनॉमिक टाइम्स द्वारा श्री पटेल को रिफॉर्मर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया, जो कि अति महत्वपूर्ण था। और ये बताते हुए खुशी होती है कि लीड्स मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी ने उन्हें डॉक्टरेट की उपाधि से भी सम्मानित किया, जो कि विकसित और आर्थिक रूप से सफल राष्ट्र बनाने में उनके योगदान के लिए उनको दी गया। ऐसे सफल राजनीतिज्ञ, एक प्रखर वक्ता और राजनीतिक पकड़ रखने वाले श्री प्रफुल्ल पटेल आज हमारे बीच में उपस्थित हैं। मेरा अनुरोध है कि वे इस बदले हुए राजनीतिक परिदृश्य पर, आज के राजनीतिक मुद्दों पर हमको कुछ संबोधित करेंगे, हमें बताएंगे। आदरणीय श्री प्रफुल्ल भाई। नमस्कार वाजपेयी जी और सभी नव भारत के सभी हमारे प्रेमी श्रोताओं को और दर्शकों को और विदर्भ और महाराष्ट्र और देश की जनता को मैं अपनी ओर से बहुत बहुत नमस्कार करता हूं। और आपने जो ये ई चर्चा का एक अवसर एक दूसरे से बात करने का और कई लोगों तक पहुंचने का जो आपने प्रदान किया, उसके लिए नव भारत के इस बहुत अच्छे प्रयास के लिए भी मैं आपको बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं। हमारे सबके जीवन में कई घटनाएं होती हैं, उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन वो व्यक्तियों के जीवन में आते हैं, लेकिन सारे मानव जाति के लिए, सारे विश्व के लिए, सारे भारत के लिए ये पहला ऐसा एक हमारे जीवन काल का अवसर है कि जहां पर हम सभी को एक ही मतलब ढांचे में हम ढाल सकते हैं और सभी की समस्या बराबर है, ये कहने में कोई हर्ष नहीं है। क्योंकि महामारी हमने सुना जरूर है, जब 1918 में हमारे पूरे देश में और पूरे विश्व में फ्लू का एक पैंडेमिक आई थी, तब करोड़ों करोड़ों लोगों की उसके वजह से मृत्यु भी हुई थी, लोग अस्वस्थ हुए थे, विश्व में बहुत बड़ी उसके बाद आर्थिक मंदी भी आई थी। लेकिन शायद 1918-19 की महामारी को जीवित कोई व्यक्ति ने देखा हो, ऐसा तो संभव नहीं होगा। और इसलिए आज हम लोगों को एक नए एक
परिस्थिति का सामना हमको ही नहीं लेकिन पूरे विश्व को करना ये आज अनुभव हो रहा है। हम बहुत प्रगति करते हैं, साइंस टेक्नोलॉजी, हम यहाँ से अंतरिक्ष में पहुंच गए, चांद तक पहुंच गए, मंगल तक पहुंच गए, और भी कई ऊंचाइयां मानव ने तंत्र और विज्ञान के माध्यम से प्राप्त की है। कई बड़ी बड़ी बीमारियों को इतने वर्षों की जो आधुनिक हमारी जो मेडिसिन है इसके माध्यम से भी लोगों ने उस परिस्थितियों का काबू किया है। इसके लिए चाहे डॉक्टर्स हो, वैज्ञानिक हो, और भी कोई जो भी इसमें जो इस रिसर्च में योगदान करते आए हैं, उन लोगों ने बहुत कुछ हम लोगों को आज जो आधुनिक जीवन और जो एक सुखद जीवन जो हम अनुभव करते हैं उसमें उनका बहुत बड़ा योगदान है। अब देखिए, हम जब छोटे थे तो टेलीफोन शायद ही किसी के घर में होता था, एयर कंडीशनर शायद ही किसी के घर में होता था, मोटर कार मुझे याद है गोंदिया में हम जैसे एक दो परिवारों के पास हुआ करती थी। लेकिन आज जिस तरह से हमने विश्व में प्रगति देखी और हमारे भारत में देखी, आजादी जब मिली थी 1947 में तब का भारत और आज 2020 का भारत बहुत आगे बढ़ा है, इसमें कोई शक नहीं है। और मैं जो भी वो आज बोलूंगा उसमें कोई राजनीति नहीं रहेगी, कोई राजनीतिक परिप्रेक्ष्य नहीं रहेगा, केवल वास्तव जो है वही मैं बात करने वाला हूँ। और ये सब होते हुए भी आज आप देखिए कि जो राष्ट्र अपने आप को एक दूसरे से मतलब बहुत ऊपर समझते हैं, और है भी, इसमें कोई शक नहीं है, आर्थिक दृष्टि से कहो, तंत्र विज्ञान, रहनी करनी और सभी तरह से वहाँ के लोगों की मतलब लिविंग स्टैंडर्ड्स ये बहुत ऊपर हैं। ऐसे राष्ट्र जैसे अमेरिका है, जर्मनी है, फ्रांस, इटली, स्पेन, इंग्लैंड, चाइना, ये सारे, जापान, ये सारे राष्ट्रों में आज करीब करीब ऐसी स्थिति आ गई है कि हम ये कुदरत के सामने, निसर्ग के सामने आज हम अपने आप को एक प्रकार से लाचार महसूस करते हैं। और ये एक तो मैं समझता हूँ कि कुदरत का भी इशारा है कि आप कुछ भी करो, जहां भी जाओ, मगर ये ना भूलो कि मैं आखिर सृष्टि हूँ और जो मैं निर्धारित करूंगा वही अल्टीमेटली विश्व के लिए या मानव के लिए वही अल्टीमेटली रास्ता होने वाला है। तो कहीं ना कहीं सृष्टि हमको भी कहीं कहीं एक प्रकार से, हम बहुत बढ़ रहे हैं, तेजी से बढ़ रहे हैं, तो एक इशारा करती है कि आप जरा संभल के चलिए, देखिए, मुझे भी आप मत भूलिए। क्योंकि आप देख रहे हैं कि कितनी तरह से हम लोग, अब हम तो गोंदिया में मतलब भले पढ़े बम्बई में, लेकिन हमेशा बचपन से ही गोंदिया से वास्ता था। हम देखते थे, वहां जाते थे हर छुट्टी में या जब भी वहां रहते थे, तो वहाँ जंगल, वहां पर जो पर्यावरण और जो आज वहां पर नजर आता है उसमें कितना अंतर है। और ये खाली गोंदिया की तो मैं खाली एक उदाहरण दे रहा हूँ क्योंकि हम लोग ये चर्चा कर रहे हैं, लेकिन ऐसा पूरे देश में देखो, विश्व में देखो कि सृष्टि आज आर्टिक्स में देखो, एंटार्क्टिका में देखो, बर्फ की जो चादरें वहां पर बिछी हुई थी वो कितनी पिघल रही है, कितना उसमें नुकसान हुआ है। तो ये एक प्रकार से सृष्टि का हम लोगों को सबको इशारा है कि आप भी संभल के रहिए, कहीं ना कहीं आपको ये सब चीजों को बैलेंस करना पड़ेगा। डेवलपमेंट भी होना चाहिए लेकिन कहीं उसका बैलेंस भी होना चाहिए। तो ये सब बातों को देखते हुए आज जब ये इतनी बड़ी महामारी आई है तो हम सब लोगों के लिए एक बहुत बड़ा संकेत है। देखिए, कितने दवाइयाँ आती है, कितने रिसर्च होते हैं, लेकिन अभी इस हमारी जो कोरोना कोविड-19 जो उसका नाम दिया गया है, वायरस ही है। अब फ्लू भी वायरस है, डेंगू भी वायरस है, बाकी भी जितने भी हमारे स्वाइन फ्लू हो, बाकी के भी जो है HIV भी हो, ये सब वायरस है। लेकिन ये एक नया स्ट्रेन है, अब चाइना से आया है, हो सकता है कोई इसमें इसमें कोई लोग अलग अलग तर्क वितर्क लगाते हैं, लेकिन समझो कहीं भी हो सकता था। और चाइना से उसकी शुरुआत हुई और वो फैलते फैलते, क्योंकि आज के आधुनिक युग में हम लोग इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड में रहते हैं, हम कोई एक जगह तो रहते नहीं है, पूरा विश्व एक एक कुटुंब हो गया है।
और उसको अगर आप किसी भी परिप्रेक्ष्य में देखें, आज हमारे करोड़ों लोग हिंदुस्तान से बाहर रहते हैं, चाहे वो अमेरिका में हो, इंग्लैंड में हो, पूरा गल्फ है, वहाँ की इकोनॉमी बहुत बड़े पैमाने पर हिंदुस्तानियों के मेहनत से हो बनी हुई है। तो ये सारे विश्व में हम लोग जो फैले हुए हैं, उसी तरह से चाहे वो चाइना के नागरिक हो या किसी भी मुल्क के हो, वो एक दूसरे के मुल्कों में अब रहते हैं, यातायात करते हैं। और यातायात केवल वही नहीं करते हैं, हम टूरिज्म के लिए यातायात करते हैं, घूमना चाहते हैं, हम भी देखना चाहते हैं। कभी हमने सोचा नहीं था, हम जब छोटे थे, मुझे याद है पहली बार हम अमेरिका गए घूमने, तो 14 साल की उम्र थी। तो बहुत सारे लोग हमको एयरपोर्ट छोड़ने आए, जैसे कोई बहुत बड़ा अजूबा हो रहा है। लेकिन अब आप देखेंगे तो कितने लोग कहीं से भी, छोटे छोटे गांवों से भी ऐसे ही घूमने जाते हैं। लोगों को भी अपेक्षा रहती है कि भाई हम भी विश्व देखें। कोई चाहता है मैं दुबई जाऊं, नजदीक में है, थोड़ा सस्ते में विदेश का नजारा देख के आऊं। कोई बैंकॉक जाता है, कोई सिंगापुर जाता है, थोड़ा और जिसके पास दो पैसा खर्च करने की, और जो और मनसा एक बार जाके आने के बाद दूसरी बार जाता है, तो कोई यूरोप जाता है, अमेरिका जाता है। तो विश्व में यातायात बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, और लोगों को भी विश्व देखने की, जैसे हम हमारे देश में भी कितना टूरिज्म बढ़ गया है, कितनी होटलें हो गई है, कितनी गाड़ियां हो गई है, कितने साधन हो गए हैं, हवाई जहाज कितने हो गए हैं। मैं हवाई जहाज का जब मंत्री था 2004 में, जब बना एविएशन का, तो हमारे देश में मुश्किल से 125 हवाई जहाज थे। आज 650 से ज्यादा है, और ये संख्या और बढ़ेगी, ये तो बढ़ते ही जाने वाली है। और जितने लोग हमारे देश में हवाई जहाज में बैठा करते थे, कुछ विशिष्ट लोगों के लिए था। आपको भी याद होगा, आप नागपुर में हैं, नागपुर से हवाई जहाज में बैठने वालों की संख्या बड़ी गिनी चुनी थी। और एयरपोर्ट पे जाओ तो वही सभी लोग एक दूसरे को, करीब करीब 50% लोग एक दूसरे को पहचानते थे, क्योंकि वो एक छोटा वर्ग घूमता था हवाई जहाज में। आज सभी लोग सफर करते हैं, मालूम भी नहीं पड़ता कि बगल में कौन बैठा है। कभी कोई लेबर क्लास का भी आदमी दिख जाता है, कोई सामान्य मध्यम वर्गीय दिख जाता है, कोई किसी, हर प्रकार का व्यक्ति आज हवाई जहाज। इसलिए वर्ल्ड जो है, दुनिया जो है, इसी तरह से बहुत छोटी हो गई है, इंटरकनेक्टेड हो गई है। व्यापार देखिए, विश्व व्यापार, अब व्यापार खाली हमारे भारत पूरता मर्यादित नहीं है। व्यापार होता है पूरे विश्व में होता है, और वो विश्व का व्यापार, हमारे यहाँ का एक्सपोर्ट बाहर होता है, बाहर से आयात हमारे देश में होता है। आपको हैरानी होगी कि हमारे देश में, जिस देश को हम अनाज के लिए हम मोहताज हुआ करते थे, अमेरिका से हम लोगों ने वहां से खाना, मतलब गेहूं मंगाया, लाल गेहूं PL 480 का। अब तो नए जमाने के लोगों को याद भी नहीं होगा, हम भी छोटे थे जब उस जमाने में। तो उस टाइप से आज हमारे यहाँ से कितनी उपज होती है, कितने फ्रूट यहाँ से एक्सपोर्ट होते हैं। हमारी आम एक्सपोर्ट होते हैं, हमारे क्या बोलते हैं कि अंगूर एक्सपोर्ट होता है, हमारे कई फल फूल फूल भी एक्सपोर्ट होते हैं हमारे देश से। हमारे देश की जो उपज है, आज हम लोग वर्ल्ड के सेकंड लार्जेस्ट व्हीट प्रोड्यूसर है, राइस प्रोड्यूसर है लार्जेस्ट। हम लोग बहुत सारी चीजों में, शक्कर में, बाकी चीजों में कितनी हमारी अब मात्रा प्रोडक्शन की बढ़ी, ये सब एक्सपोर्ट होता है। कुछ इंपोर्ट भी होता है, हमको कुछ चीजों की, आज भी दाल है, बहुत सारी चीजों की तेल है, हमको आज भी इंपोर्ट करना पड़ता है। तो कहने का मतलब, एक इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड में आज जब कोई भी चीज अब ऐसी, और खास करके ये जो आर्थिक कोई इशू हो, तो वो हर देश अपने अपने तरीके से निपट सकता है। लेकिन जब महामारी आती है, और इस तरह से जब इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड में लोग आना जाना शुरू करते हैं, तो इसका बहुत बड़ा एक असर लोगों को ये आज महसूस हो रहा है। और ये पहली बार हमने, जैसे मैंने कहा कि हमारे जीवन में हम ये महसूस कर रहे हैं कि महामारी क्या होता है, पैंडेमिक क्या चीज होती है। खैर, अब आ गई है, बहुत सारे देशों ने लॉकडाउन किया शुरुआत में, हमने भी, उसके पश्चात हमने भी किया। अब लॉकडाउन, कई चीजों की बात, अब कोई बोलता है कि बहुत जरूरी था, कोई बोलता है इतना जरूरी नहीं था, कोई कहते हैं कि क्यों किया। बहुत सारे उसके मेडिकल ओपिनियन भी अलग अलग आ रहे हैं। कोई कहता है कि नहीं, लॉकडाउन इज अ मस्ट, क्योंकि इसकी चेन तोड़ना बहुत जरूरी है। एक बार महामारी आई तो वो श्रृंखला, क्योंकि ये ऐसी चीज है कि जो टच कांटेक्ट से भी ये एक दूसरे तक पहुंचती है,
और खास करके ये रेस्पिरेटरी, क्योंकि हमारे ये रेस्पिरेटरी सिस्टम से जुड़ी हुई है, तो ये बहुत जल्दी, क्योंकि हमारे ब्रीदिंग से, टचिंग से, नाक मुंह को छूने से ये ये वायरस हमारे तक अंदर तक पहुंच जाता है। तो इसलिए उसकी चेन तोड़ना भी जरूरी था। कुछ हद तक हमारी इतनी बड़ी देश की पॉपुलेशन में अगर कोई तकलीफ हो तो हमारी मेडिकली भी तैयारी नहीं थी। तो मैं व्यक्तिगत ऐसा मानता हूं कि लॉकडाउन शुरुआत में जो किया सरकार ने, और खास करके एक आध महीने का जो समय था शुरुआत का, ये बहुत जरूरी था, महत्वपूर्ण था। उसके तर्क वितर्क कोई भी लगाएं, लेकिन वो चेन भी तोड़ना जरूरी था। दूसरी बात, सबसे बड़ी बात जो बहुत सारे लोग महसूस नहीं करते हैं, कि इतने सारे प्रमाण में पूरे देश में हमारी आइसोलेशन बेड्स तैयार करना, आईसीयूज तैयार करना, वेंटिलेटर्स इतने उपलब्ध करा के देना, इसके अलावा ऑक्सीजन हो, इसके अलावा खास करके जो पीपीई किट्स है, बहुत सारी चीजें हमारे पास इतनी मात्रा में कभी उपलब्ध होती नहीं है और कोई जरूरत पड़ती नहीं है, इसलिए कभी रखते भी नहीं है। हम अकेले क्यों, पूरे वर्ल्ड में बहुत देशों में यही प्रॉब्लम था। आज आप देखें ना, अमेरिका में बेड्स की कितनी कमी है, स्पेन में, इटली में बेड्स की कितनी कमी है। वहां तो इटली में तो 60 इयर्स के ऊपर का पेशेंट को लेते ही नहीं है, क्योंकि वो कहते हैं कि हमारे पास जगह नहीं है, जो पेशेंट आ रहा है उसको 60 से बिलो होगा तो उसको हम ट्रीट करें, कम से कम उसको कोई फायदा मिले। 60 के ऊपर वाले को हम अगर उसके यंग आदमी के लिए बदौलत अगर उसको देते हैं तो हमारे पास उतनी कैपेसिटी नहीं है। तो बहुत सारी चीजें, जैसे बड़े देशों में जहाँ मेडिकल फैसिलिटीज हमसे बेहतर थी, वहां पर भी ये कमियां थी। तो हमारे देश में स्वाभाविक पहला महीना खास करके ये पूरे हमारी तैयारी करने के लिए बहुत आवश्यक था, और मैं समझता हूँ कि सरकार ने सही फैसला लिया था। अब अब रहा, अब देखिए, अब इसका लॉकडाउन बढ़ाते जा रहे हैं कि क्या कर रहे हैं, इसका अब तर्क वितर्क लगाते जाते हैं लोग। पर मुझे लगता है कि शुरू का महीना, तो महीना डेढ़ महीना, यहाँ तक तो कोई इसमें कोई शक नहीं है कि सरकार को ये फैसला लेना अनिवार्य था, क्योंकि एक हम अननोन, जो चीज को हम जानते नहीं है, समझते नहीं है, उसके सामने हम लड़ाई लड़ रहे हैं। और एक, अब आप देखिए ना, आप टीवी खोलेंगे, चलिए भारत का जो भी दिखाते हैं नजारा, पर आप अमेरिका का नजारा देखते हैं, इटली का देखते हैं, जर्मनी फ्रांस का देखते हैं, तब आपको लगता है कि भाई नहीं, बहुत कोई बड़ी चीज हुई है और इसलिए हम लोगों को केयरफुल रहना चाहिए। तो ये भी एक प्रकार से देखा जाए तो बहुत आवश्यक था कि हम लोग इसको बहुत सही परिप्रेक्ष्य में उसको लें, और लोगों में भी एक अंडरस्टैंडिंग। अब देखिए, सोशल डिस्टेंसिंग मतलब जो शारीरिक अंतर रखना, हमको मास्क लगाना, हाथ धोना, सफाई रखना, ये सब चीजें हम लोग अब क्या है कि अब कोई समझाए इसलिए नहीं, अब हम अपनी सुरक्षा के लिए ही अब करना लग गए हैं। तो ये बहुत एक बड़ी जरूरत थी कि ये 30-40 दिन में पूरे देश को मानसिक तौर से और मेडिकली हम उसको तैयार कर सकें। अब इसमें इश्यूज बहुत बने, नो डाउट। अब एक अचानक लॉकडाउन हो गया। अब ये आप देखिए माइग्रेंट वर्कर्स का, क्योंकि मैंने मेरी आंखों से देखा, मैं मुंबई से गोंदिया जब बाई कार गया, क्योंकि और तो कोई साधन नहीं था, हवाई जहाज अलाउड नहीं था, कोई और प्राइवेट भी हवाई जहाज अलाउड नहीं था, तो मैं अपनी गाड़ी से गया गोंदिया। 2 हफ्ता 2.5 हफ्ता रहा मैं। तो मैंने रास्ते में देखा, आते और जाते, कि किस तरह से हजारों की संख्या में लोग पैदल जा रहे हैं, बेचारे चप्पल नहीं, टूटे फूटे चप्पल, कोई बिना चप्पल, सर पे बोझा, कोई छोटे बच्चे अपने साल भर का 6 महीने का ऐसा बच्चा भी अपनी गोदी में माँ उसको लेके चल रही है। तो ये बड़े दुखद सीन्स भी हमने देखे, और उसमें मैं कहना चाहता हूँ कि शायद हम लोगों ने, नो डाउट सरकार की मंशा अच्छी थी कि भाई इसको रोका जाए, लेकिन कहीं इसमें थोड़ा मिसकैलकुलेशन ये जरूर हुआ, क्योंकि अगर यही लोगों को 3-4-5 दिन अगर उनको लगता है, तो क्या हो गया है कि लोगों में सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी आ गई, अस्वस्थ हो गए कि हम कल कुछ, ये कब तक चलेगा मालूम नहीं, इसमें कहीं हमको कुछ हो गया तो कल हमको देखने वाला भी कोई नहीं मिलेगा, कोई हमको कंधा देने वाला भी नहीं मिलेगा। इस तरह की भी एक सामान्य गरीब आदमी की जो मजदूरी करने के लिए मुंबई दिल्ली जहां पर भी पूरे देश में बसा हुआ है, तो उसको एक प्रकार का खौफ हो गया, क्योंकि इतना ज्यादा इसका बिल्डअप हुआ, क्योंकि हमने कभी जीवन में ऐसा अनुभव नहीं किया।
तो ये बात को लेकर थोड़ा नो डाउट बहुत बड़ा संकट देश में निर्माण हुआ, और ये हमारे लिए भी कहीं ना कहीं बहुत चिंता का विषय, क्योंकि ये जो लोग गए हैं और जाए जा रहे हैं, अभी देखिए, अभी ये ट्रेन वेन तो अभी बस का अभी 2 दिन 4 दिन का ही सिलसिला है, लेकिन पिछले महीने भर से 1.5 महीने से लगातार लोग, बहुत सारे तो पहुंच गए, आधे रास्ते होंगे, जो भी होगा, जो भी साधन जिस तरह से भी लोग पहुंच रहे हैं। तो नेट बात यह है कि ये इससे लेबर का प्रॉब्लम पूरे इंडिया में बहुत बड़ा निर्माण होगा, क्योंकि ये अब जो गांव गए हैं और जिस तरह से डर के गए हैं, परेशानी से गए हैं, ये लोग अब 6 महीना, मेरे को लगता है कि बारिश के बाद दिवाली और ये सब छठ, जब ईस्टर्न यूपी बिहार में जो पूजा होगी उसके बाद ही लोग आएंगे, ऐसा मेरा अनुमान है। तीसरी बात जो है कि ये आर्थिक जो परिस्थिति है, ये बहुत बड़ा संकट हमारे देश के ऊपर निर्माण जरूर होगा, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि कितना भी कहो, आज ये जिस तरह से लॉकडाउन हुआ, बहुत सारी चीजें, अब देखिए, आप अंदाज लगाइए, पूरे देश में कितने होटल्स हैं, बड़े छोटे मिला के कितने होटल हैं, वो सब बंद। सारे रेस्टोरेंट, लाखों की मात्रा में रेस्टोरेंट होंगे, सारे बंद। सारे मॉल बंद, थिएटर बंद, बार्बर शॉप बंद। इसके अलावा आप देखेंगे कि बहुत सारी एक्टिविटीज, अब शादियां नहीं, कोई समारंभ नहीं, कोई कॉन्फ्रेंस नहीं। आज 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 टूरिज्म से जुड़ी हुई कितने लोगों की गाड़ियां लगी हुई है, टैक्सीज लगी हुई है, बड़े बड़े शहरों में ओला उबर, ये सब जो खुद लोगों ने अपने फाइनेंसिंग करा के ओला उबर के साथ जुड़ के वो जो काम कर रहे हैं, आज वो सारा काम बंद। अब इन लोगों के पास तो जिस तरह से आज कमाओ और आज इसमें खर्चा करो, इस परिस्थिति में इन लोगों की क्या हालत होगी, ये एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है। और इसमें कोई दोषारोपण नहीं, लेकिन ये वास्तव की बात है कि जो होने वाला है, जो है और जो होगा, उसका परिणाम, उसको कैसे हम लोग मिटिगेट करेंगे। आखिर देखिए, बड़े देशों ने तो, अभी जैसे यूके में 2500 पाउंड जिसको तनख्वाह है, 2500 पाउंड उसके अकाउंट में जमा हो जाता है। तो 2500 पाउंड गवर्नमेंट दे रही है, तो उससे ज्यादा तनख्वाह होगी तो भी 2500 पाउंड मिनिमम उसको उसके बैंक अकाउंट में आ जाता है। तो उससे वहां रहने करने के लिए, अच्छे तरह से रहने करने के लिए किसी को दिक्कत नहीं। अमेरिका में या बहुत सारे देशों में जितनी कंपनीज है, उनको जैसे हमारे यहाँ तनख्वाह देने के लिए सरकार ने कहा है, अच्छी बात है, उसमें कोई, अगर दे सकते हैं तो जरूर देना चाहिए। लेकिन जिनको तनख्वाह मिलती थी अमेरिका में, और आज कंपनी बंद है, तो उतनी तनख्वाह का चेक उस कंपनी में पैसा जमा हो जाता है गवर्नमेंट के तरफ से, ताकि उस कंपनी अपने एम्प्लॉयज को तनख्वाह दे सके। एक उदाहरण देता हूँ सिर्फ, क्योंकि हम लोग उसको आसानी से समझ पाएंगे। जैसे जिंदल स्टील है, जेएसडब्ल्यू स्टील, हमारे इंडिया की कंपनी, उसका एक अमेरिका में प्लांट है, तो उसका $20 मिलियन की जो तनख्वाह है वो उसके अकाउंट में आ गई, और कंपनी बंद है, कामकाज, मगर उनके मजदूरों को गवर्नमेंट के तरफ से चेक आ गया, उन्होंने अपना पेमेंट कर दिया। तो ये सारी चीजें बड़े देशों में, विकसित देशों में, आर्थिक तरह से जो समृद्ध देश है, उन लोगों के लिए तो थोड़ा बहुत इसको, परिस्थिति को संभालना अन्यथा थोड़ा बेहतर रहेगा। लेकिन हमारे लिए भी बहुत समस्या है, क्योंकि आज देखिए, आज गाड़ियां, मैं उस विभाग का मंत्री रहा हूं इसलिए कह रहा हूं कि जो हमारे हिंदुस्तान में जितनी मैन्युफैक्चरिंग होती है, उसका 25% हिस्सा पूरे देश का मैन्युफैक्चरिंग का केवल ऑटोमोबाइल सेक्टर है। आज 2 महीने से एक गाड़ी बिकी नहीं। ऐसे भी पिछला एक साल आप देखो तो हमारी पूरी ऑटोमोबाइल सेक्टर की गाड़ियां हमारी, मतलब बहुत कम बिक रही थी, और उसमें ये और प्रॉब्लम आ गया। तो एक तरह से एक बहुत बड़ा इशू इकोनॉमिक हमारे देश में मैन्युफैक्चरिंग का, लोगों को रोजगार, नौकरी, और ये धंधे बहुत सारे, अब बैंक्स हैं, बैंक्स ने छोटे छोटे जो लेंडिंग किया है, जिनको लोन दिया है, अब वो, उसकी हालत ठीक नहीं होगी तो उसका लोन का बोझा आएगा, वो नहीं पे कर पाएगा तो बैंकों पर बोझा आएगा। एनबीएफसी जो है, जिन्होंने फाइनेंस किया हुआ है लोगों को, किसी को गाड़ी किया है, किसी को और कुछ किया है, अगर किसी की नौकरी चली गई तो वो फाइनेंसिंग का वो पैसा, वो इंस्टॉलमेंट ईएमआई नहीं भर पाएगा, जिसका अगेन वो प्रॉब्लम आएगा। तो ऐसी काफी जगह पर ये चेन रिएक्शन आएगी,
आज बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स है, कंस्ट्रक्शन है, सरकार ने कह दिया कि कंस्ट्रक्शन शुरू हो जाना चाहिए, अच्छी बात है। लेकिन ये मजदूर जो चले गए माइग्रेंट, इसका हम लोगों ने अंदाज नहीं लगाया है कि कितने ज्यादा ये माइग्रेंट लेबर के भरोसे आज कंस्ट्रक्शन पूरे हिंदुस्तान का, चाहे रोड हो, डैम हो, बिल्डिंग हो, बड़े कोई भी प्रोजेक्ट हो, तो ये माइग्रेंट लेबर ही साइट पे रह के जो मैक्सिमम काम करता है, ये हमारे देश की आर्थिक एक रीढ़ की हड्डी है, जिसके माध्यम से कंस्ट्रक्शन और ये सब चीजें चलती है। हमको अंदाज नहीं है, हमको लगता है कि अभी हम जैसे नागपुर में बैठे हैं तो अरे नागपुर में लेबर अगर कुछ चाहिए तो मिल जाएगी, पर हम ये भूल जाते हैं कि नागपुर में जो लेबर है 70%, 80% लेबर बाहर की है, 90% भी हो सकता है जो छत्तीसगढ़ से, जो मध्य प्रदेश से, या इवन बिहार से, उड़ीसा से हमारे नागपुर में बहुत बड़े पैमाने पर आके वो लेबर का काम करते हैं। तो आज आप ये देखिए कि करोड़ों करोड़ों लोग जब इधर उधर हो जाएंगे, तो वापस इकोनॉमिक एक्टिविटी को शुरू करना हमारे लिए एक काफी संकट का एक समय एक आने वाला है। तो मैं इतना ही कहूंगा कि बेसिकली तकलीफ है, समस्या है, तीनों चारों ओर पे। मेडिकली भी आज हमारे सामने चैलेंज है, क्योंकि वैक्सीन अभी कोई कितना भी कहे, वैक्सीन कोई रातों रात कोई डेवलप होता नहीं। बहुत सारे, पहली बार वर्ल्ड में 80 देशों की रिसर्च लेबोरेटरीज में आज एक साथ ये वायरस का वैक्सीन के लिए या इलाज के लिए, एंटीबॉडीज के लिए वो काम बहुत तेजी से चल रहा है। मगर फिर भी कोई भी चीज का समय लगता है, समय टेस्ट बन भी जाएगा तो उसको टेस्ट करना पड़ेगा, तभी तो ह्यूमन को दिया जाएगा। तो ये सारी चीजों का एक, मेरे हिसाब से मिनिमम 3-4 महीने की प्रक्रिया, मिनिमम, ज्यादा भी हो सकती है, कोई मैं तो कोई साइंटिस्ट नहीं हूँ, लेकिन मैं समझता हूँ कि अभी तक तो नहीं मिली है, तो मिलने के बाद भी 2-3 महीना ट्रायल्स, और इसमें मिनिमम 3-4 महीना आज से कोई इसका इलाज हमको मिलेगा। तो ये 2-3 चीजें हैं। एक मेडिकल हमारे लिए चैलेंज है, दूसरा हमारी इकोनॉमी को हम कब तक बंद रखेंगे। अगर बंद रखेंगे तो हमारे तो और रोजगार के बहुत बड़े हमारे मतलब साधन, जो ऐसे भी रोजगार की, हमारे 135 करोड़ की जनसंख्या में सबसे बड़ी समस्या है कि लोग रोजगार चाहते हैं, बच्चे पढ़ लिख के जो तैयार होते हैं वो कोई लेबर नहीं, उनको नौकरियां अच्छी चाहिए। ये सारी चीजें बहुत बड़ा चैलेंज। आज देखिए ना, कितने सारे मॉलों में, होटलों में, रेस्टोरेंट में जो बच्चे काम कर रहे होंगे, ये कहाँ जाएंगे? अब इनको तो अभी, उनको तो कोई तनख्वाह वनख्वाह कोई देगा नहीं, बहुत कम होते हैं परमानेंट, बाकी तो बेचारे आते जाते काम करते रहते हैं। तो ये प्रकार से आज इकोनॉमिक बहुत बड़ा संकट है, मेडिकली हमारे सामने अभी भी आह्वान बहुत बड़ा है। और तीसरा, हमको इसको कहीं ना कहीं अब ये एक एक्सेप्ट करना पड़ेगा, क्योंकि एक तरह से देखा जाए तो विश्व में जितने लोग इस बीमारी से मतलब तकलीफ पाए, और जितनी मात्रा में जिनका मृत्यु हुआ, उस मान से मैं तो समझता हूं कि हमारे भारत का सौभाग्य है कि अभी तक केवल 60,000 केसेस है 135 करोड़ की जनसंख्या में। 3-4 हजार केस जरूर बढ़ रहे हैं उसमें रोजाना, मगर मुझे लगता है कि मात्रा में कम है। मृत्यु की संख्या अभी तक 2000 पार नहीं की है, वो भी एक हमारे लिए संकेत इतना ही अच्छा है कि भी हमारे यहाँ पर लोग ठीक हो जाते हैं। और मैंने कल ही जानकारी या मुंबई से भी निकाली थी, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन से, कि 100 में से 83% लोग एसिम्प्टोमेटिक होते हैं, जिनको कोई मतलब सिम्टम्स नहीं होते, मतलब उनको आएगी भी, ठीक भी हो जाएंगे, और वो मतलब पार हो जाएंगे इस बीमारी से। तो 17% में भी जो क्रिटिकल है वो 2-3% लोग हैं। तो इस तरह से बाकी भी ठीक होने वाले हैं, ऐसा नहीं कि 83 के बाद 17% को तकलीफ है। 17 में से भी 14-15% मृत्यु नहीं होगी, केवल थोड़ी कम ज्यादा करके उनको ऑक्सीजन या वेंटिलेटर से थोड़े दिन रख के निकाला जा सकता है। तो उस मान से हमारे देश में अभी भी हम लोग थोड़े लकी हैं कि वी हैव नॉट क्रॉस दैट वेरी डिफिकल्ट स्टेज, जैसे अमेरिका और बहुत जगह पे हुआ है। हो सकता है थोड़ी हिंदुस्तानियों की इम्यूनिटी भी बेटर हो सकता है, मतलब ये इसका कोई साइंस नहीं है मेरे पास प्रूव करने के लिए, लेकिन ये आंकड़ों से इतना जरूर लगता है कि हमारे देश के लोगों की थोड़ी जो सहन शक्ति है, इम्यूनिटी है, वो थोड़ी बेहतर है। क्योंकि हमारे यहाँ फ्लू हो, वायरल फीवर हो, टाइफॉइड हो, बाकी की ऐसी इस तरह की जो बहुत सारी बीमारियां
दूसरे मलेरिया हो जो बाहर के देशों में होती नहीं है, मलेरिया और ये सब चीजें, वो हमारे यहाँ कई बार होती है, लोगों को निकल जाता है। तो हो सकता है, मतलब मैं इसके लिए कोई ज्ञान मैं नहीं बांट रहा हूँ, केवल लगता है मुझे कि थोड़ी हमारी इम्यूनिटी बेटर है। अंत में इतना ही कहूंगा कि अब हमको इस दौर से निकलना होगा, और अब इससे ज्यादा अब लॉकडाउन करके हमारी अगर आर्थिक स्थिति, क्योंकि अगर हमारे देश में फिर ये इशू आएगा, लाइफ वर्सेस लाइवलीहुड, जीवन चाहिए या जीवन को जीने का सहारा चाहिए। अगर जीवन को जीने के सहारे ही खत्म हो जाएंगे तो जीवन रह के भी वो जीवन अनर्थ हो जाएगा। इस तरह से लाइफ वर्सेस लाइवलीहुड एक बहुत बड़ा इश्यू हमारे देश के सामने आने वाला है। इसलिए अब मुझे लगता है कि अब ये 45-50 दिन का लॉकडाउन, उसमें भी हो सकता है कि उसमें अलग अलग व्यूज हो सकते हैं। मेरा व्यू था कि 45 एक दिन काफी थे, लेकिन ठीक है, अगर इस अगले 6 दिन के बाद भी 17 तारीख के बाद लॉकडाउन को अगर हम शिथिल करें और थोड़ी बहुत हर्ड इम्यूनिटी, देखिए अच्छे अच्छे देशों का आप लोग रोज टीवी आप भी देखते हैं, हम भी देखते हैं, इंटरनेट पे हम भी बहुत सारी चीजें प्राप्त कर रहे हैं ज्ञान, उसमें ये जरूर ये आ रहा है कि कहीं ना कहीं हर्ड इम्यूनिटी को हम लोगों को अब डेवलप करना पड़ेगा, वरना, और ये एक वे ऑफ लाइफ है। अब अगर आप सोचोगे कि अंतिम आदमी को कोरोना इस देश में खत्म हो जाए उसके बाद ही हम सब शुरू करेंगे, ऐसा अब होने वाला नहीं है। कुछ कुछ कंटेनमेंट हमारे को कहीं ज्यादा हो तो उस एरिया में कंटेनमेंट करके, लेकिन जीवन को और देश की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाना ये अब हमारे लिए अनिवार्य हो गया है। और इसलिए, और यह यातायात भी, अब ये कब तक आप इस देश में, इतने बड़े देश में, किसी का बच्चा कहाँ है, किसी के पेरेंट्स कहाँ है, किसी को मिलना जुलना असंभव हो गया है। ये यातायात पे जितना अंकुश अब है, इसको अब हटाना अब हमारे लिए अनिवार्य है। लोग अब समझदार हो गए हैं, मास्क पहनेंगे, कुछ अंतर रखेंगे, अपने खुद के सुरक्षा के लिए भी वो सोच के अब बैठेंगे। इसलिए अब इसको बहुत ज्यादा अब हम बढ़ाएंगे तो देश में लाइफ वर्सेस लाइवलीहुड का बड़ा संकट एक निर्माण होगा। आर्थिक संकट ऐसे भी बहुत बड़ा आने वाला है, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं, इसके बावजूद भी बहुत आह्वान है, लेकिन अगर अब इसको हम और बढ़ाएंगे तो हमारे लिए और बड़ा संकट निर्माण हो सकता है। इतना ही मैं कहूंगा। अंत में सबको थोड़ा स्वस्थ रहना चाहिए। अपने भारतीय हमारी संस्कृति का भाग है, प्राणायाम है, योगा है। मैं खुद उसको रोज मैं प्रैक्टिस करता हूँ, इसलिए मुझे लगता है कि उसका भी बहुत फायदा। आप स्वस्थ होंगे तो आपकी इम्यूनिटी अपने आप अब बन जाएगी। कोरोना को बात करने के लिए बाकी तो जो है सो है, आपको केयर रखना है, लेकिन अपनी इम्यूनिटी को भी बढ़ाना है। कुछ चीजें, जो सामान्य चीजें जो हम घर पे बैठ के कर सकते हैं, मैं ये महंगे उपायों की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन सामान्य जो हमारे से जो अपने स्वास्थ्य के लिए थोड़ा दौड़ भाग कर लीजिए, थोड़ा व्यायाम कर लीजिए, प्राणायाम कर लीजिए, जो विटामिन सी, नींबू एक खा लीजिए, इस तरह से जो भी सादे उपचार है, हल्दी खा सकते हैं, ये सब जो सादे उपचार है, मगर उसका फायदा हम लोगों ने देखा है। ये आप जरूर इसको अपनाइए, जिससे आप स्वस्थ रहेंगे तो कोरोना को भी आप में अंदर आने के लिए थोड़ा आप अपने आप भी एक रुकावट तैयार कर सकते हैं। इतना ही मैं कहूँगा। और इसके अलावा आप जो भी कुछ मुझसे कुछ पूछना चाहे तो मैं आपके कोई भी प्रश्न के लिए मैं बिल्कुल जवाब देने के लिए तैयार हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत अच्छा जनता को उद्बोधित किया और इसके बड़े लाभ होंगे जनता को। एक यक्ष प्रश्न उठता है कि आज इस पूरे कोरोना के माहौल में जो सबसे ज्यादा अफेक्टेड है वो हमारी लेबर है, माइग्रेंट लेबर, जिसने सबसे ज्यादा सफर किया है इसके अंदर। उनके लिए राजनीतिक पार्टियों को किस तरह के सोशल सिक्योरिटी प्रोग्राम लाने चाहिए कि अगर ऐसा कभी भविष्य में हो तो वो उसको सस्टेन कर पाए? आपका क्या विचार? देखिए, हमारे यहाँ सोशल सिक्योरिटी तो गवर्नमेंट भी कर रही है, ऐसा नहीं है। अभी 500 रुपया सबके अकाउंट में डाल रहे हैं, मगर 500 रुपया पर्याप्त नहीं होता है। मगर ठीक है, एक आधार और जब से जनधन अकाउंट्स और सब ये सब होने की वजह से सरकार के पास इतना तो साधन जरूर है कि भाई अब माध्यम बन गया है कि वो पैसा लोगों के अकाउंट में जमा कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको अमेरिका का और यूके का और कई देशों का उदाहरण दिया, जैसे वो अपने
नागरिकों को किस तरह से वो आर्थिक दृष्टि से मजबूत कर रहे हैं, उस तरह से हिंदुस्तान में भी हमको जो खास करके जो लेबर है, माइग्रेंट हैं, जिनका कोई सोशल सिक्योरिटी का अन्यथा कोई माध्यम नहीं है, क्योंकि ये प्रोविडेंट फंड ये सब हमारे नो डाउट सोशल सिक्योरिटी के मेजर्स हैं, लेकिन ये माइग्रेंट वर्कर्स के लिए बहुत उपयुक्त नहीं है। तो हमको कहीं ना कहीं या तो हम उनके एम्प्लॉयर्स को एक प्रकार से एक नया एक सिस्टम बनाए कि ताकि हर महीने उसको भी एक प्रकार से सोशल सिक्योरिटी उसके अकाउंट में पैसा जमा हो, या गवर्नमेंट के पास कोई प्रीमियम जमा हो और गवर्नमेंट उसके बाद में उसको पैसा उनको दे। मगर कोई ना कोई माइग्रेंट वर्कर्स के लिए, और खास करके ये परिस्थिति में सबसे बड़ा डर उनको यही लगा कि अब हमारा कौन है, आज मजदूरी बंद तो कल मैं मतलब बेसहारा हो गया हूँ, मैं लाचार हूँ, मुझे कोई रास्ता नहीं है, इसलिए मुझे अपना घर भी जाना, अगर 1000 किलोमीटर चलना भी पड़ेगा तो मैं चलूंगा। करना चाहिए। थैंक यू। हमारे को होस्ट हरेंद्र मेठी गोंदिया से हैं साथ में। मैं उनसे, उनके भी जहन में शायद एक आध कुछ सवाल है, वो भी आपसे करना चाहते हैं। हरेंद्र जी। सर, गोंदिया भंडारा ही नहीं, पूरी राज्य देश की जनता ने देखा कि आप मुंबई से सड़क मार्ग होते हुए गोंदिया भंडारा पहुंचे और तत्काल आपने समीक्षा बैठक ली। समीक्षा बैठक में आप ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भी ले सकते थे मुंबई से, लेकिन आप ग्राउंड लेवल की स्थिति जानने के लिए आप यहाँ आए और 15 दिन से ज्यादा आपने यहाँ पर कैंप करके आपने यहाँ पर ग्राउंड लेवल की स्थितियों को जाना। और आप यहाँ पर आने के बाद गोंदिया भंडारा की जो स्थिति थी उससे क्या आप संतुष्ट है? जो प्रशासन जो यहाँ पर कर रहा है, क्या आप उससे संतुष्ट है? देखिए, संतुष्ट इस बारे में जरूर हूं कि हम गोंदिया और भंडारा दोनों जिले अब ग्रीन जोन में आ गए हैं, और ये भी कहीं ना कहीं प्रशासन को भी हम लोगों ने धन्यवाद देना चाहिए कि सबने मिलकर इसमें अच्छा काम किया है। अब ये वक्त नहीं है दोषारोपण का, लेकिन कुछ ग्राउंड लेवल पे जैसे आपने कहा कि मैं आया तो इसीलिए भी आया था कि कुछ चीजें जो वहां पर लोगों को तकलीफें अनुभव हो रही थी, या कुछ जो काम और ज्यादा सुचारू हो सकते थे, हम जैसे लोग वहां पर ग्राउंड पे रहने से उसमें उनके निर्देशन में लाकर या उच्च स्तरीय बातचीत करके उनको हम सॉल्व कर पाए, इसलिए मुझे समाधान है। मगर एक 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 मोटा तौर पे मैं कहूंगा कि ये वक्त किसी को दोष नहीं देने का है, ये वक्त है सबको सहयोग करने का है। और आप देखिए ना, इस देश के डॉक्टर्स, कितने डॉक्टर्स नर्सिस की भी मृत्यु हो गई, उनको भी इसका शिकार होना पड़ा बेचारे। उनके आप कपड़े वो देखिए, पीपी किट जो पूरी पहनना है, वो कितनी बड़ी एक कठिन समस्या है आज के इस गर्मी के माहौल परिस्थिति में। इतना बड़ा प्लास्टिक का पूरा लेयर के लेयर पहन के वो लोग रात दिन हमारे लिए काम कर रहे हैं। सफाई कर्मी हो, पुलिस कर्मी, तो बेचारे आज आप देखिए 45-60 दिन से कम वो घरों के बाहर रहकर 24 घंटा वो पहरा कर रहे हैं लोगों को। कोई चोरी का डर नहीं है इस बार, ये है कि चोरी से लोग निकले और दूसरों को बीमारी ना दे, इसलिए बेचारे रात दिन पुलिस वाले काम कर रहे हैं। तो हर वर्ग, सफाई कर्मचारी हो, बाकी की सरकार की यंत्रणा है, सबको मैं तो बोलता हूँ कि शाबाशी देना चाहिए। ठीक है, कुछ चीजें कम ज्यादा होगी, वैसे हम जैसे लोग हैं कि उसको हम दुरुस्त कर सकते हैं। मैं गोंदिया भंडारा आया तो उसमें बहुत सारे लोग जो गोंदिया भंडारा के बाहर अटके हुए थे, उनको लाने में भी हम सफल रहे। तो ये सब ठीक है, छोटी मोटी बातें होती है, लेकिन मोटा तौर पे आज हम लोगों ने प्रशासन कहीं का भी हो, आज उनको डिमोरलाइज करने का वक्त नहीं है, उनको एनकरेज करने का वक्त। का आपने ये समय निकाला नवभारत नवराष्ट्र दोनों के लिए। हम आपके आभारी हैं कि आपने इतना समय निकाला और ये अपने उद्बोधन यहाँ पे दिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। आपका भी धन्यवाद, और सभी दर्शकों को भी कुछ लिमिटेड समय में जो भी मैं कुछ बोल सका, समझा सका, वो मैंने अपने व्यूज रखे हैं। लेकिन जरूर मैं एक बात कहूंगा कि हमारे देश में ये समय अभी एक मेक को सहयोग का है। ठीक है, पॉलिटिक्स पॉलिटिक्स की जगह होगी, वो उसका वक्त अलग होता है, लेकिन आज हमको सबसे बड़ा जो आह्वान है, मैं तो आज भी फिर से दोबारा दोहराता हूँ कि लाइफ वर्सेस लाइवलीहुड का है। अब जो हो गया, गलतियां निकालनी थी। अब माइग्रेंट को पहले ट्रेन मिलती, बस मिलती, अब अभी भी मैं कहता हूँ
कि माइग्रेंट्स को बसेस ट्रेन अभी भी प्रोवाइड करना चाहिए। ये पैसा भी नहीं लेना चाहिए। ये पैसा जो हम टिकटों का ले रहे हैं ये गलत है, क्योंकि उनके पास कुछ साधन ही नहीं है बेचारों के पास। आज ऐसे लोगों को अब अपने घर एक बार उनको जो है वो भेज देना चाहिए, ताकि ये पूरा शांति बने और उनको भी विश्वास बने आएगा कि भाई नहीं ठीक है, कभी कोई ऐसा होगा सो इस प्रॉब्लम तो सरकार हमको घर पहुंचा देगी, तो वो जल्दी आएंगे भी। और इस देश की इकोनॉमी को अब हमको अब स्टार्ट करना जरूरी है। महामारी को निपटने के लिए सब अपनी खबरदारी रखे, सावधानी रखे, यंत्रणा अपना काम करे, लेकिन देश को अब वापस पटरी पे लाना, चलाना, दौड़ाना ये हम सब लोगों का सामूहिक कर्तव्य है। और वो नहीं होगा तो हमारे देश में जो आज महामारी से जो हम परेशान हैं उससे 10 गुना ज्यादा परेशानी आर्थिक दृष्टि से हमारी निर्माण होगी। इसलिए मैं आप सभी लोगों से यही विनती करूंगा, नवभारत से भी कहूंगा कि आपके अखबार के और आपके पूर्ण कम्युनिकेशन माध्यम से आप लोगों तक ये अच्छा संदेश पहुंचाए कि एक दूसरे को कोऑपरेट करें और इस महामारी से निकलकर आर्थिक जो हमारी परेशानी है इसको हम दुरुस्त करने के लिए हम जल्द से जल्द गाड़ी इस देश की पटरी पर लाए। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया।